सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 5th पेपर सामाजिक अध्ययन विषय के पेपर का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग जी ने। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? दोस्तों, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1930 में। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको सन भी बता दूं, मई में रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी। 27 मई 1930 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको हम कानपुर को कहते हैं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट दोस्तों ये लौह ऑक्साइड का खनिज रूप है। तो ये लौह एस्क जो है, ऑप्शन नंबर 2 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना मथुरा में स्थित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष आप सभी को पता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है नहरों से, कुओं से, नलकूपों से, उपरोक्त सभी से। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी से हमारे यहाँ सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला लगता है बांदा जिले में। ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये असम में है। ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा क्योंकि ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया है और जो राजन सीरीज पवन सीरीज है उसमें भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है? इतना आसान सा प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडलों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 12 है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला के विषय मैंने आपको बताया है, चरकुला ब्रज क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो माघ मेले का आयोजन होता है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, केरल में। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र किस प्रदेश में है? तो दोस्तों ये है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न संख्या 16 या 16, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, जो आर्य समाज है यह एक हिंदू सुधार आंदोलन है और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पूछा है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों वो यही था, जो हिंदू धर्म है इसमें फैली विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उनको समाप्त कर लोगों को वेदों के सही ज्ञान के बारे में बताना कि हिंदू धर्म वाकई में कितना अच्छा है और इसमें वेदों में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, तो सही चीजें लोगों तक पहुंचे, यही इस प्रार्थना समाज का क्या था, उद्देश्य था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, जैव विविधता किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका हम आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि जीवन के विभिन्न रूपों को एक शब्द में जैव विविधता कहते हैं। यदि समुचित पृथ्वी को एक तंत्र मान लिया जाए तो इसमें मौजूद समस्त जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता को ही हम क्या कह सकते हैं? जैव विविधता कह सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां इस पृथ्वी पर हैं। तो एक तरीके से क्या यहाँ पर जैव विविधता ही तो है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता का बहुत ही महत्व है। वर्तमान में पृथ्वी पर जीवों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं जो समेकित होकर के जैव विविधता को दर्शाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम? तो आप सभी को पता है 5 जून को मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? तो एक देश अथवा एक राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या द्वारा
परिभाषित हम इसको करते हैं, तो अगर लिंगानुपात पूछता तो हम क्या लिखेंगे कि एक देश अथवा राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती हैं वही वहां का लिंगानुपात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, सांप्रदायिकता का मुख्य कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम अपने देश की बात करें तो मुख्य कारण यही है कि एक दूसरे के धार्मिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अंतर तथा विरोध का होना प्रमुख रूप से है कि एक दूसरे के धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सांप्रदायिकता शुरू करते हैं और विरोध करते हैं किसी दूसरे के धर्म की किसी और चीज का। इसके अलावा अंग्रेजों की फूट डालो व राज्य करो की नीति द्वारा खास धर्म को प्रोत्साहित करना, ये सब क्या है, ये सब सांप्रदायिकता के क्या थे, मुख्य कारण थे। खासकर अंग्रेजों के समय में उनका यही काम ही था, फूट डालो और राज्य करो, दूसरे की बुराई करके दो लोगों को लड़ाओ और खुद तमाशा देखो। तो इस तरीके से उनकी भी नीतियां थी। तो ये सब सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण। इसके अलावा आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल आप देखते हो सत्ता प्राप्ति के लिए विशेष धर्म को बढ़ावा देते हैं और इस तरीके से भी देश में सांप्रदायिकता बढ़ती है, खासकर राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों थारू जनजाति है, इसके अलावा बुक्सा और जनसारी के बाद भोटिया, ये सब उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड दोस्तों 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रॉलेट एक्ट क्या है? दोस्तों, जो रॉलेट एक्ट है इसको हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी और इसीलिए भारतीयों ने इस कानून को क्या कहा था? काला कानून कहा था, क्योंकि बिना किसी दोष के किसी को भी जेल में बंद करना ये उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जेट वायुधारा किसे कहते हैं? जेट वायुधारा। दोस्तों, जो जेट धारा होती है, जेट धाराएं वायुमंडल में तेजी से घूमने और बहने वाली है धाराएं होती हैं जो क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर बहुत ही तेज गति से चलती हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर ये चलने वाली धाराएं होती हैं जिन्हें हम जेट धाराएं कहते हैं, क्योंकि इनकी जो रफ्तार होती है बहुत तेज होती है। इसके बाद फिर बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम? 16 सितंबर को मनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1904 में, 1904 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? तो तरबूज, ककड़ी, लोबिया, यही सब आपको लिखना था। तरबूज, ककड़ी, लोबिया, इसके अलावा लौकी, बस इसी प्रकार से आपको लिखना था। चूंकि 1 नंबर का ही प्रश्न है तो बहुत बड़ा इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं थी। सूरजमुखी भी इसमें लिख सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? दोस्तों, अगर अपने देश की बात करें तो भारत की जो सीमा है उसके भीतर कुल 247 द्वीप समूह आते हैं। यानी कि भारत की सीमा के भीतर 247 टोटल द्वीप समूह है, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी तथा शेष अरब सागर एवं मन्नार की खाड़ी में फैले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रमुख रूप से द्वीप समूह है, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उत्तर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, यही सब प्रमुख रूप से हैं। यही आपको लिखना था, चूंकि 1 नंबर का ही प्रश्न है तो बहुत बड़ा इसमें लिखना नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, आतंकवाद क्या है? तो आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आतंकवाद कहते हैं। और आतंकवादी घटनाएं तो आपने देखी ही है किस तरीके से होती हैं, कितने ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं, जान माल सबकी बहुत ही हानि होती है। दोस्तों, अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन को यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 के विद्रोह के मूलभूत एवं तात्कालिक कारण क्या थे? दोस्तों, अगर हम इसका राजनीतिक कारण देखें तो इसके राजनीतिक कारणों में जो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अनुसार जिन राजाओं के पास संतान नहीं होती थी उन राजाओं के राज्य को जो अंग्रेज थे वो अपने राज्य में मिला लेते थे। ये जो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, ये इससे भी बहुत सारे लोग क्या हो गए थे? तंग आ गए थे। खासकर जिसमें आप देखोगे
कि रानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी तथा कानपुर के नाना साहब आदि ने इसका घोर विरोध किया और अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया। इसके बाद देखिए अवध के नवाब की वफादारी के बाद भी अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इससे मुसलमान तथा अन्य शासक रुष्ट हो गए थे और अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर को आदेश दिया गया जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके उत्तराधिकारी को महल और शाही शान छोड़ना पड़ेगा। ये सब प्रमुख कारण थे, राजनीतिक कारण। अब इसके बाद हम देखेंगे पेंशन और उपाधियों की समाप्ति। तो जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा नाना साहब और पेशवा बाजीराव की पेंशन थी और जो सम्मान सूचक उपाधि उनको दी गई थी उसको अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने उसको क्या किया, समाप्त कर दिया। इसके अलावा इसके धार्मिक कारण क्या क्या थे? ईसाई धर्म का प्रचार। जो मिशनरी थे वे भारतीय जनता को ईसाई धर्म के विषय में बता रहे थे और उनको ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके अलावा चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। सैनिकों को जो कारतूस प्रयोग के लिए दिए जाते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई होती थी। इससे हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क गए थे। ठीक है। और सैनिक कार्डों में अगर देखा जाए तो भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। सेना में भारतीय सूबेदार का वेतन नए यूरोपीय रंगरूट से भी कम था और भारतीय सैनिकों के पदोन्नति के अवसर कम थे। यानी कि अंग्रेजों को वेतन अधिक मिलता था। जो काम भारतीय करते थे वही काम अगर कोई अंग्रेज करता था तो उसका वेतन अधिक होता था और भारतीय का वेतन कम होता था। तो ये सब प्रमुख कारण थे 1857 की क्रांति के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहली चुनौती है कि हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही निम्न है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। क्योंकि हमारे देश के लोगों की जो औसत आय है वो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आदि विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा है पूंजी का अभाव। आर्थिक दृष्टि से उन राष्ट्रों को पिछड़ा हुआ अथवा अल्प विकसित माना जाता है जिनमें पूंजी का अभाव होता है और भारत में भी पूंजी का अभाव पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास की अनेक योजनाओं को केवल कागजों पर ही तैयार करके बस्तों में बंद करके रख दिया जाता है। भारत में पूंजी के अभाव का प्रमुख कारण प्रति व्यक्ति आय का कम होना है। इसके बाद दोस्तों कृषि पर निर्भरता भी। हमारा देश, आपको पता है कि हमारे देश की लगभग 70% जो आबादी है वो कहाँ निर्भर करती है, खेती पर निर्भर करती है, खेती करती है। भारत में कृषि अभी भी पुराने और अवैज्ञानिक तरीके से की जाती है। यद्यपि हमारे देश में हरित क्रांति आई, लेकिन हरित क्रांति के बाद भी अभी भी आप देखोगे बहुत सारे जगहों पर ट्रेडिशनल तरीके से ही खेती की जा रही है। तो अभी भी लोगों की निर्भरता खेती पर ज्यादा है और अभी भी लोग जो तकनीकी है कृषि को तकनीकी रूप में अभी भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यानी कि कृषि में जो विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं या विभिन्न प्रकार की तकनीकियां अभी सही प्रकार से लोगों को जानकारी नहीं है उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो ये सब प्रमुख कारण है। इसके अलावा कमजोर औद्योगिक ढांचा भी हमारे देश का। तो हमारे देश में देखने के लिए तो बहुत बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं, परंतु इनमें कुछ को छोड़कर अन्य सभी की जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ही दयनीय होती है। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जिससे हमें निपटना है और देश को आगे ले जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की स्थिति, विस्तार एवं महत्व को समझाइए। दोस्तों जो हमारा देश भारत है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से यह भूमध्य रेखा के उत्तर तथा देशांतरी दृष्टि से यह ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। यह उत्तर में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा इसे लगभग 2 समान भागों में बांटती है। भारत का उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल से लेकर के दक्षिण छोर तमिलनाडु राज्य में अंतर द्वीप के निकट स्थित है। देश का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसका आकार और विस्तार कैसा है, चूंकि आकार और विस्तार के विषय में भी यहाँ पर बात की गई है तो इसके विषय में भी हम देखेंगे। भारत की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां विशाल देश है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम ऊंचाई 2,933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री सीमा 6,100 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत के अंग हैं। दोनों द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हुए भारतीय समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे।
और ऑलरेडी ये सब चीजें मैंने आप लोगों को करवाया है। प्रियंका मैम ने भी पूरा आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाया था टारगेट टीचर जॉब चैनल पर, और यहाँ पर भी आपको हमने नोट्स प्रोवाइड कराया था। सारे विषयों की मास्टर क्लास यहाँ पर भी चली थी, आपने देखा भी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा पर लेख लिखिए। दोस्तों, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, भारत के अन्य राज्यों की तुलना में हमारे उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन है उनकी कमी है। देश के कुल खनिज संसाधन का मात्र 1% ही उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है, मात्र 1% ही उत्तर प्रदेश में होता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में देश के कुल खनिज उत्पादन का 2.6% उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। वे जिले कौन कौन से हैं? ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, झांसी और इलाहाबाद। तो कौन कौन से खनिज है बता रही हूँ मैं, आप याद रखिएगा। चूना, डोलोमाइट, रॉक, फास्फेट, सोना, कोयला, डायमंड, कांच, बालू, ये सब खनिज संसाधन मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, जलवायु एवं मौसम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जलवायु यहाँ पर पूछा, तो जलवायु पहले हम देखेंगे। जलवायु जो होती है, किसी स्थान की जो जलवायु होती है उस स्थान के लंबे समय के मौसम की दशाओं की औसत अवस्था होती है। और जो मौसम होता है, किसी निश्चित स्थान पर दिए हुए समय की वायुमंडलीय दशा को हम मौसम कहते हैं। जलवायु लगभग अस्थायी होती है, जो जलवायु होती है वो लगभग स्थायी होती है, ठीक है। और जो मौसम होता है वो समय समय पर और स्थान स्थान पर बदलता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है। इसके बाद देखिए, जलवायु एक स्थान पर एक ही प्रकार की होती है, जबकि एक ही स्थान पर प्रातः का मौसम कुछ और हो सकता है, तो दोपहर व शाम का मौसम कुछ और हो सकता है। यानी कि मौसम बदलता रहता है और जो जलवायु होती है वो स्थायी रहती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, सांस्कृतिक विरासत से आपका क्या आशय है, इसके संरक्षण के लिए अपने सुझाव दीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर पूछा है, सांस्कृतिक विरासत से आपका क्या आशय है और इसके संरक्षण के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हम पूरे देश की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं लिखा है। तो देखिए, यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत का मतलब क्या होता है? किसी भी राष्ट्र या प्रदेश की कला, संस्कृति, पुरातत्व विज्ञान, इतिहास, औषधि, वस्त्र, वाद्य यंत्र, शिक्षा तथा अन्य विशिष्ट साहित्यिक विषयों से संबंधित सामग्री ही सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। तो याद रखिएगा कि सांस्कृतिक विरासत होती क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी देश की जो कला होती है, वहाँ की जो खाना होता है, यहाँ का रहन सहन होता है, वहाँ के लोग जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बजाते हैं, जो वहाँ का इतिहास होता है, वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जो वहाँ की औषधियाँ जो होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो पुरातत्व विज्ञान होता है, यानी कि उस स्थान का जो एक अपना पुरातत्व विज्ञान होता है, यानी कि वहाँ पे किस तरीके की कौन कौन सी घटनाएं इतिहास में हो चुकी हैं, ये सभी क्या होती हैं, उस जगह की सांस्कृतिक विरासत होती है, उस देश की सांस्कृतिक विरासत होती है। जैसे कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासतों में आप देखिए, जैसे ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, या फिर जो विभिन्न ऐतिहासिक स्थल हैं, जो मंदिर हैं, जो जितने भी ऐसी जगह हैं जो हमारे देश के लिए शान का विषय है, तो वे सांस्कृतिक विरासत कहलाते हैं, जिनको लोग देखने के लिए लोग पर्यटन जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं, लोग घूमने जाते हैं उन जगहों को देखने के लिए। तो इनके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? इनके संरक्षण के लिए हम अलग अलग प्रकार के विभाग बना दिए गए हैं, जैसे कि पुरातत्व विभाग बना दिया गया है कि जो पुरानी चीजें हैं उन्हें संरक्षण करना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों, जो सांस्कृतिक विरासत है वो संस्कृति विभाग के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के अधीन इनको रखा गया है, या देश में उसको केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है, जिससे जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है उनको सही प्रकार से सुरक्षित रूप से रखा जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो दोस्तों, हमारे देश में बहुत सी विविधता देखने को मिलती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक भाषाओं, धर्मों तथा संप्रदायों के लोग रहते हैं। विभिन्न जातियों, धर्मों, लिंग और समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी जो वेशभूषा होती है, यानी कि जो उनके पहनावे होते हैं, जो उनका रहन सहन होता है, रीति रिवाज होता है, परंपराएं होती हैं, वो सब क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो इन विविधताओं के बीच भी हम भारत के लोग एक दूसरे के साथ पारस्परिक प्रेम संबंध से रहते हैं, और हमारे अंदर त्याग और भाईचारे की भावना दिखाई पड़ती है। तो यही क्या है? यही है विविधता में एकता की भावना, ठीक है। तो संपूर्ण भारत एक संगठित इकाई एवं राष्ट्र है, और यही हम लोगों को दिखाते भी हैं, और यही हमारे अंदर है भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों का उल्लेख करिए। दोस्तों, जलवायु तापमान एवं वर्षा आदि कारकों पर निर्भर करती है, और इन कारक तत्वों का वर्ष भर अध्ययन करके सामान्य दशा को निकाल लिया जाता है। जलवायु और मौसम के तत्व समान है। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए,
स्थल एवं जल की विषमता यानी कि धरातल पर स्थल एवं जल का वितरण भी जलवायु को प्रभावित करता है। स्थल खंड चालान द्वारा गर्म होते हैं, जबकि जो जल खंड होते हैं वो संवहन द्वारा। इसके अलावा महासागरीय धाराएं जो होती हैं, गर्म जल धाराएं उच्च अक्षांशों में पहुंचकर उन स्थानों के तापमान को गिरने नहीं देती हैं तथा वर्षा में भी सहायक होती हैं। और जो ठंडी धाराएं होती हैं वो ताप को नीचे कर देती है तथा वाष्पीकरण भी नहीं होने देती हैं। जो पवनों की दिशा होती है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से आने वाले पवनें वर्षा लाती हैं तथा स्थलीय पवनें शुष्क होती हैं। समुद्री पवनों के कारण अगस्त में नागपुर में वर्षा होती है, परंतु जनवरी में स्थलीय पवनों के कारण वर्षा नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा उच्चावच तथा समुद्र तल की ऊंचाई भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कारण मैंने बता दिए आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर प्रदेश से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं का नाम लिखिए। तो आयात का मतलब होता है कि किसी देश से हम सामान को क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं। यानी कि सामान को जो हमारे प्रदेश में हमारे देश में नहीं है उसको हम किसी दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तो वो आयात हो गया। और निर्यात का मतलब जो वस्तुएं या जो फसलें हमारे यहाँ ज्यादा उत्पादित हो रही हैं उनको हम दूसरे के यहाँ क्या कर दूसरे देशों में भेज रहे हैं, दूसरे देशों के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया निर्यात। अब उत्तर प्रदेश से क्या क्या चीजें निर्यात होती हैं इसके विषय में हम जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से मुख्य रूप से दोस्तों चावल, चीनी, क्योंकि चीनी आपको पता ही है यहाँ पर गन्ने लोग बहुत ज्यादा बोते हैं, कांच का सामान, चूड़ियां, कृत्रिम अंग, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, इसके अलावा इत्र, ये सब चीजें निर्यात की जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू जी का क्या योगदान था? दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, हमारे देश के जितने भी देशभक्त हुए हैं सभी लोगों का कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा है। और नेहरू जी का भी बहुत अधिक योगदान रहा है, क्योंकि नेहरू जी आपको पता हमारा देश आजाद होने के बाद सबसे पहला जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो इन्हीं को बनाया गया। भारत को स्वतंत्र करवाने में एक तरीके से इनका भी बहुत अधिक योगदान था। दोस्तों हर जगह आप देखोगे तो जो नेहरू जी हैं उन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया। आप देखोगे तो महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़े थे, चाहे असहयोग आंदोलन रहा हो या फिर नमक सत्याग्रह रहा हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, हर जगह इन्होंने गांधी जी के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो नेहरू जी थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना एक प्रमुख योगदान दिया था। इस तरीके से दोस्तों आपने पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया। आपको आपके सारे के सारे विषयों के पेपर का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों को आप मिला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के। और सारे के सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक, राजन सीरीज, पवन सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो सारे विषयों को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।